बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तवील अरसे तक कुछ हलकों की जानिब से एक अलामती रहनुमा करार दिया जाता रहा, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में उनकी आलमी सतह पर सरगर्मियों और बयानात ने इस तासुर को यकसर तब्दील कर दिया। बीजिंग, रियाद, तेहरान, अंकारा और वाशिंगटन में होने वाली मुलाकातों के जरिए उन्होंने पाकिस्तान की सिफारतकारी को नई जहत दी है। उनका अंदाज ज्यादातर अमली और तवाज़ुन पर मबनी रहा, जिसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को खित्ते और आलमी सतह पर नुमाया करने में मदद दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के ऊपर खुल के बात की है। उन्होंने पहलगाम वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने तहकीकात में ताउन करने की बजाय सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की और शहरी इलाकों को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि पाकिस्तान जंग जीत चुका है, मगर अब देर पा अमन चाहता है, इसीलिए भारत के साथ तमाम तनाज़ात पे जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर पे दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मज़ालिम ज्यादा देर कायम नहीं रह सकते और इंसाफ बिलाखिर गालिब आएगा। उन्होंने भारत को मुज़ाकरात की पेशकश के साथ ये इंतबाह भी किया कि सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी ऐलाने जंग के मुतरादिफ होगी। उन्होंने आलमी मसाइल पर बात करते हुए फ़लस्तीन के तनाज़े पे खुल के अपना मौक़िफ़ पेश किया और गज़ा में इजरायली हमलों और आम शहरियों की शहादतों की मजम्मत की और कहा कि फ़लस्तीन के मसले का हल फौरी जंगबंदी और आज़ादी की ज़मानत पे है। वज़ीर आज़म की तकरीर को मंदुबीन की जानिब से ख़ास दिलचस्पी के साथ सुना गया। गैर मुल्की मुबस्सिरीन के मुताबिक उनका लहजा ऐसा था जैसे एक फाते मुखालिफ को ज़ेर करने के बावजूद अमन का पैगाम दे रहा हो। उन्होंने भारत के जारहाना बयानिए को रद्द करते हुए एक मुतवाज़िन और अमली रास्ता तजवीज़ किया है, जिसे कई ममालिक के नुमाइंदों ने मुस्बत अंदाज में नोट किया। वाशिंगटन में इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात भी आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी और इस मुलाकात में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और पाकिस्तान ने मौक़िफ़ पेश किया कि इजरायली जारहियत और ताकत के इस्तेमाल से मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे, जबकि पायदार हल सिर्फ पुरअमन तरीके से ही मुमकिन है। इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार, पाकिस्तानी सियासतदान, सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अगर देखा जाए इस मौजूदा मंजरनामे में जहाँ पे मशरक़ वस्ता इस वक्त टेंशन का शिकार है, हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहिदा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात के चर्चे पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। अगर बैनुल अक़वामी महाज देखें और बिलखुसूस गज़ा का मौक़िफ़ देखें, जनरल असम्बली के इजलास में हमने वो हक किस हद तक अदा किया है या मज़ीद अदा किया जा सकता था? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जमानी करते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हमारा वो ही व्यू पॉइंट दिया जो पूरी कौम का व्यू पॉइंट है और बड़े मौसर अंदाज में दिया। और उससे पहले मुलाकात भी अमेरिकन प्रेसिडेंट से हुई और ये जो पाकिस्तान के मुतल्लिक एक चेंज्ड परसेप्शन है ना बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, उसकी दो तीन वजूहात थी। नंबर वन तो इजराइल की दहशत गर्दी, जेनोसाइड, गाजा के अंदर बच्चों के कत्ल और जारियत और यूनाइटेड नेशन को न मानना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को न मानना। नंबर टू, ये जो इंडिया की अमेरिका को ब्लफ कर रहे थे कि जी हम इतने पोटेंट हैं कि हम चीन को कंटेन कर लेंगे और हमें और असला दिया जाए तो हम चीन का ये कर देंगे। और उसी तरह वो क्वाड में भी शामिल हुए जो चीन के खिलाफ एक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और भारत का वो था। तो वो ब्लफ कॉल हुआ तो अमेरिका को समझ आ गई कि ये तो बिल्कुल अंदर से खोखले हैं। नंबर तीन जो मेन पॉइंट था वो पाकिस्तान के हाथों ये जारे इंडिया, चूंकि पाकिस्तान ने तो वार शुरू नहीं की थी, उन्होंने हम पे अटैक किया और उनको मुंह की खानी पड़ी, जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई और पाकिस्तान का इमेज और ऊपर बढ़ा। और अल्लाह का करम है, हमारा पाकिस्तान का वैसे भी मिडल ईस्ट में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर, OIC में, यूरोपियन यूनियन में अपना एक सफारती सतह के ऊपर मकाम है। तो दैट इज द रीजन कि उस बैकग्राउंड के साथ शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ जो तकरीर की वो ऑल एनकम्पसिंग थी, वो एक ब्रिलियंट थी, वो अनप्रेसिडेंटेड थी दी वे उन्होंने सारी। और उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि हमें यूनाइटेड नेशन को रिवाइटलाइज करना होगा। दैट मीन्स कि यूनाइटेड नेशन अनडेमोक्रेटिक है विद वीटो पावर्स, तो उसको अगर ठीक करेंगे तो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आपको इंसाफ मिलेगा, जस्टिस मिलेगा
लोगों को उनके राइट्स मिलेंगे तो उसमें बेहतरी आएगी। और ये जो एफर्ट है वो पाकिस्तानी लीडरशिप की है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये ट्रायंगल जो है इन्होंने पाकिस्तान की जो अब हक अदा कर दिया है अपनी मोहब्बत और अपनी उस तैयारी के साथ। और दैट इज वाई पाकिस्तान में, दुनिया में आज इंडिया तिनाई की तरफ है और पाकिस्तान खुदा के करम से जो है हर जगह के ऊपर इसको अप्रिशिएट हो रहा है। पाकिस्तान जहाँ पे आपने जनरल साहब बात भी की है भारत के हवाले से, ढिठाई की इंतहा ये है, मुझे समझ नहीं आता कि बैनुल-अक़वामी जगह के ऊपर आपके नैरेटिव को बाय करने वाला भी कोई ना हो, आपकी पजीराई भी ना हो रही हो, आपकी बाकायदा तौर पे सुबकी हो रही हो। हमने तो इब्तदा में 5 तैयारे कहे थे, फिर 6 का हमें मिला, 7 का डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, अब 7-0 का हम बता चुके, मगरबी मीडिया सारा बता रहा है, अपने अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। सब के बावजूद कल अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के ऊपर जो जवाब था ना, वो भारत की तरफ से ये था कि जले हुए हैंगर्स या रनवे अगर आपकी जीत का निशान है और उस पर आपको खुश होना है तो होते रहिए। ये हजीमत या सुबकी या उस पर ढिठाईपन ये अंदर से क्यों नहीं निकल रहा उनके, जब उन्हें ये भी मालूम है कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हर्जा सराई होती है? देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तानी लीडरशिप का छोटापन है। ऑनेस्टली स्टेट्समैन ऐसे नहीं डील करते, जंगों में ऊंच नीच भी होती रहती है, लेकिन एक स्टेट्समैन और एक ऑनरेबल लीडरशिप जो है ना, दे स्टैंड अप एंड वो कहते हैं कि जी हमने ये हुआ ये नहीं हुआ। इनकी सारी बात झूठ पे मबनी थी। आपने देखा कि इन्होंने पहले झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया हुआ था, ये रोग कंट्री है, डिफॉल्ट होने वाला है, पॉलिटिकली ये है, आर्मी इनकी ये है, ये तो हमारे बिल्कुल, हम तो ऐसे रन ओवर है और हम कश्मीर लेने वाले हैं, हम घुस के मारेंगे, हम ऑलरेडी इनके अंदर 20 लोगों को कत्ल कर चुके हैं। डू यू थिंक कि किसी मुल्क का जो अपने आप को जमहूरियत कहे उनका ये रवैया है? तो अभी इसमें भी हम उनको कह रहे हैं कि आपका जो टेररिज्म का केस हुआ है उसके लिए हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम बैनुल-अक़वामी कमीशन बना के प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन भी कहा उसकी इंक्वायरी कराना चाहते हैं। तो इसकी ये कोई जंग का जवाब बनाना, इस चीज को जब पूरी दुनिया के सामने और आपके मुल्क के अंदर लोग कह रहे हैं कि बिहार का इलेक्शन होना है नवंबर में, उसके बाद बंगाल का होना है, तो बीजेपी का ये डिक्लाइनिंग जो ग्राफ है, जो ऑलरेडी कश्मीर के अंदर भी ये बिल्कुल धुतकारे गए हैं, तो वो उसको बचाने के लिए ये कर रहे हैं। तो आप कब तक अपनी कौम को बेवकूफ बनाएंगे? इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं उधर, हर मजहब के लोग हैं, 20 करोड़ हमारे मुसलमान भाई वहां रहते हैं और बाकी क्रिश्चियन हैं, इवन हिंदू बहुत से सेन एलिमेंट्स हैं। आप उनको लीड करके पहले अपने गुजरात में मुसलमानों को कत्ल किया 2000 का और उस बेस के ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए, फिर आपने हिंदुत्व की पॉलिसी को शुरू कर दिया और आरएसएस को आगे बढ़ाया और फिर आप इस हद तक जारी है। अभी भी कह रहे हैं, मोदी खुद कह रहे हैं घुस के बैठ के मारेंगे। मेरा ख्याल में ये बड़ी चीप लैंग्वेज है, ये वो चाय वाले ही कहे। मेरा ख्याल चाय वाले लोग भी बड़े डिग्निफाइड होते हैं। ये तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो आपकी ग्रूमिंग है वो अफेक्ट करती है। साउथ एशिया में अमन चाहिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एक विक्टर और एक जो जरूरतमंदी के साथ एक जो जीता हुआ मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि उसको पीछे छोड़े, आगे चलते हैं, अमन की बात करते हैं, हम रेडी हैं। और आप बैठ के साउथ एशिया में अमन की बात करें, सार्क को इफेक्टिव करें, ट्रेड को चलाएं, लेकिन आपको एट्रोसिटीज इन कश्मीर खत्म करना होगी। अच्छा सर, तशद्दुद को आप जारी रखेंगे सर, वो ऐसे काम नहीं कर। सिफारती महाज के ऊपर एक चीज़ समझाइएगा, बतौर पाकिस्तानी पूछ रहा हूँ। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात मुख्तलिफ अदवार में उतार चढ़ाव का शिकार रहे। कभी बहुत ज़्यादा संगीनी देखने में आई, कहीं बहुत ज़्यादा नरमी देखने में आई। हमने ये भी देखा कि उसके जितने एलाइज हैं, कहीं ना कहीं पे जाके उन एलाइज को ही उससे खौफ रहा है। यानी ये कहा जाता है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखा है। अब की बार बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे वेस्टर्न मीडिया या पूरी दुनिया इसको बड़ी गहरी नज़र से देख रही है और इसको पाकिस्तान की एक मुस्तहकम पोजीशन के तौर पे देख रही है। लेकिन सर, मेरा आमियाना सा सवाल ये है कि हमारे जो इस वक्त टर्म्स हैं वो अमेरिका के साथ किन बुनियादों पे बेहतर हो रहे हैं और इसके देर पा रहने के इम्कानात कितने? देखिए,
बात यह है कि ये आपकी अप्रीहेंशन अपनी जगह ठीक है। जब हम अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस को तारीख के मंजर में पस मंजर में देखते हैं, रोलर कोस्टर इज द वर्ड जो अंग्रेजी में लोग कहते हैं, उतार चढ़ाव। जब हमारी जरूरत पड़ी हम इस्तेमाल हुए, जब नहीं पड़ी तो हिलरी क्लिंटन ने कहा कि हम उनको हाई एंड ड्राई छोड़ के वापस आ गए। बल्कि एक वक्त ये था कि पाकिस्तान एक अमेरिका का एलाई होने के नाते वो कहते हैं कि ये ऐसा एलाई था जो मोस्ट सैंक्शनड एलाई था। हमारे ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट और दूसरी तीसरी सारी लगा के हमारे जहाज भी रोके रखे। आज से 2-3 साल पहले बाइडेन का रवैया भी आपने देख लिया। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर अभी अच्छे ताल्लुकात हैं एंड देयर इज अ रीसेट, और अमेरिकन डीप स्टेट ने और अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये समझा है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, ये अफगानिस्तान के साथ है, वहाँ अलकायदा और दाइश के वहाँ भी अभी भी जर्म्स मौजूद हैं और इंटरनेशनल टेररिज्म के आगे ये फ्रंट लाइन है, तो मेरे ख्याल में हमें उसको वेलकम करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान को बहुत इज्जत दी, बहुत हकीकत पसंदी से काम लिया, 7 जहाज बिल्कुल राइट उन्होंने फिगर दी। उनकी फिगर्स और उनका जो पूरा बैनुल अक़वामी कवरेज होता है वो बहुत अच्छा होता है। और सेकंडली उन्होंने कहा कि ये जो मुल्क है ये झूठ नहीं बोल रहा, ये अपने तौर पे वो बात कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर को इज्जत दी, रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया, तो मेरे ख्याल में हम उसको तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि 2 साल के बाद जब ट्रंप जाएंगे तो अमेरिका की तारीख ये बताती है कि उनकी जो एटीट्यूड में उसमें रेडिकल चेंजेस आती नहीं है, माजी में भी, तो उसको हमें ज़हन में जरूर रखना चाहिए और वो हम रख रहे हैं। और ये गुड अपॉर्चुनिटी है कि ट्रंप के होते हुए हम इसको इतना स्ट्रांग कर लें इकोनॉमिकली, ट्रेड वाइज, आईटी, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट जो क्रिप्टो के ऊपर वो इंटरेस्टेड थे, माइनिंग में इंटरेस्टेड थे, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन, तो जब उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर ये अमन भी देर पा रहेगा। एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसको दुनिया की कोई ताकत इग्नोर नहीं कर सकती। दैट इज द रीजन कि वेस्ट भी और पूरी दुनिया और इवन मिडिल ईस्ट के झगड़ों के अंदर भी समझते हैं मोतबर मुसलमान मुल्कों में पाकिस्तान है और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी उसका एक बड़ी पजीराई है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस अरसे में हम अपने ताल्लुक इस हद तक मजबूत कर लें कि ये देर पा रहे हैं और तसलसल ज़्यादा रहें। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मौजू के ऊपर मज़ीद बात की जाएगी। सईद काजी साहब एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, उसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कुछ हल्कों की जानिब से एक अलामती रहनुमा करार देना वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को फील्ड मार्शल के दौराए अमरीका के मौके के ऊपर होने वाली जो गुफ्तगू है, आइंदा का जो मंजरनामा है, फ़लस्तीन के बारे में जो मौक़िफ़ है, बशर के वस्ता में पाकिस्तान की मुस्तहकम पोजीशन है, या फिर भारत का इस पूरे मंजरनामे में डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो जाना है, ये जो कलीदी किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे, इसके असरात क्या पड़ेंगे और वेस्टर्न मीडिया इस वक्त क्या क्या शे सुर्खियाँ लिख रहा है पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान के अंदर इसी बैरूनी इस्तेहकाम को लाने के लिए और उसकी छाप आम आवाम तक पहुंचाने के लिए हुकूमत को क्या कुछ करना पड़ सकता है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी सईद काजी साहब ने। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काजी साहब, अगर देखा जाए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के फार्म के ऊपर जो होने वाली तकरीर है, बाज़ मुबस्सरीन उसे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम सुतून करार देते हैं या अहम मोड़ करार देते हैं। आप समझते हैं कि ये तकरीर वाकई पाकिस्तान को आलमी सतह पे एक फ़ाल और ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे पेश करने में कामयाब रही है? जी, तकरीर तो ठीक है, वो जो भी है, लेकिन मसला असल में जो है वो ये है, वो जो आज अल जज़ीरा की स्टोरी आई है, जो अमेरिका और वेस्ट का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, उसमें सबसे बड़ा जो उनका जो पॉलिसी की वजह है वो ये है कि चीन तकरीबन 90% जो एक्सपेंसिव अर्थ है जो कि मिलिट्री में और हर जगह और हर मशीन में इस्तेमाल होती है, तो वो पाकिस्तान में वो ज़खायर मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो हमें ट्रंप का इधर लीन करना जो है समझ आता है। यकीनन इसमें जो हमारी झड़प थी इंडिया के साथ, उसका जो नतीजा निकला था उसने भी पाकिस्तान को आलमी तौर पर या एक मिलिट्री ताकत के तौर पर उसके इमेज को बहुत बूस्ट मिला। तो लेकिन अब ये इस वक्त जो स्टोरी आज अगर आप देखें तो बाकायदा नक्शे के साथ है, तो वो जाहिर है वो वहाँ यहाँ अब मसला क्या है कि हम उनसे डील कैसे करते हैं।
کیا ہم کیا جس طرح پہلے ڈیلیں ہوتی ہیں یا کمزور ملکوں سے ایسے ڈیلنگ کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے جی کہ وہ یہاں گڑے چھوڑ جاتے ہیں اور اصل سامان، تو وہ ڈیل ہم کیسے اسٹرائک کریں گے، اس میں اپنے ملک کا مفاد کیا دیکھیں گے؟ کیونکہ آپ کو ایک خبر میں دیتا چلوں، جو ہیزل اولیری نے آ کے معاہدے 1993 میں کیے تھے پاکستان میں اور انویسٹمنٹ کی بات کی تھی، وہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 12.25 ٹریلین یعنی 1200 ارب سے زیادہ قرضہ لیا ہے ابھی ریاست نے سرکولر ڈیٹ دینے کے لیے، جو آئندہ 6 سال کے لیے 3.25 روپے آپ کے بلوں میں اضافی آئے گا، ایک یونٹ پر 3.25 روپے اضافی یہ ہوں گے۔ تو اگر تو اس طرح کے معاہدے 1993 والے معاہدے کر رہے ہیں یا 2002 کی طرح کیے جاتے ہیں، جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے یہی کیا نا۔ ابھی جو خاقان عباسی صاحب نے معاہدہ کیا تھا، اس پہ نیوز میں سٹوری چھپی ہے جناب ڈاکٹر فرق سلیم کی کہ $50 بلین کا جو ہے وہ پاکستان کو نقصان اس کا ہوا، اور 2032 تک بلکہ ہم اس ڈیل کی وجہ سے اپنے ذخائر کو جو ہے وہ ٹیپ نہیں کر سکتے اور وہ پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور باقی یہ جو سعودی عرب والا معاملہ ہے، یہ تو سب ہمارے پاکستانیوں کے دل کے بہت قریب ہے، اس سے بھی لوگ خوش ہیں، مگر جو کیپیبلٹی ہے اس ساری اپرچونٹی کو کسی بڑے پاکستان کے مالی مفاد میں منتقل کرنے کی یا ٹرانسفارم کرنے کی، تو جو حکمران ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ برا ہی نہیں۔ اچھا قاضی صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت سر، کوئی بھی معاہدہ ہو کسی بھی دو ممالک کے درمیان، وہ دو طرفہ تعلقات یا دو طرفہ مفادات کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہے، مہربانیاں ہم پہ صرف اس لیے تو نہیں ہو جائیں گی کہ ہم نے مارکا جیت لیا، مہربانیاں کرنے کے بدلے میں بھی انہیں کچھ درکار ہوگا۔ تو وہ جو آپ چپس کی بات کر رہے ہیں، مائکرو چپس کی، جو جتنے ممالک ہیں جہاں سے وہ اس کے ذخائر پیدا ہوتے ہیں، ان پہ کنٹرول چائنا کا ہے، اور ٹیرف کے بدلے میں چائنا نے اس کی جو ایکسپورٹ تھی اس کو روک دیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پہ تو امریکہ کو توجہ دینی تھی۔ ہمارے جی بی کے اندر ذخائر ہیں اس کے، ہمارے کے پی کے اندر اس کے ذخائر ہیں، اور بہت ساری عرصے سے، یہ پچھلے کوئی 3-4 ماہ سے اس کی چہمگوئیاں جاری تھیں کہ ادھر امریکہ انویسٹمنٹ کرے گا۔ اب یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاہدہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یا معاہدہ اگر ہو رہا ہے تو صحیح پیرائے کے اندر ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہو رہا؟ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں جو ہمارے معاہدے ہوئے سب سے ڈیٹریمنٹل تھا جو پاکستان پر ایک خدا نخواستہ میں حملے کا سمجھوں گا 1993 میں جب انہوں نے یہ آئی پی پیز لگائے تھے۔ نہ صرف یہ کہ یہاں انڈسٹری دوبارہ نہیں لگ سکی بلکہ انڈسٹری بیٹھ گئی، ٹوٹل 10,000 انڈسٹری ہے پاکستان میں جو ہے، اور اس کی وجہ بنیادی آئی پی پیز ہے۔ ان کی پیمنٹ، وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ہم نے پھر اپنے بینکوں سے قرضہ لے کر اور اپنے عوام پر پھر بوجھ ڈال دیا۔ تو یہی لوگ ہیں جو انہوں نے پہلے معاہدے کیے تھے، اب بھی یہی کر رہے ہیں۔ ان میں کیا میٹ آف مقصد آ جائے گا؟ یہ کون سا ان کی کایا پلٹ جائے گی؟ سو آئی تھنک ویل ہیو ٹو سی، اور دیکھنا پڑے گا کہ ہاں کیا ہم یہ معاہدے اب کی بات پاکستان کے مفاد میں اسٹرائک کر سکتے ہیں۔ مگر ماضی ہمارا انتہائی بلیک ہے جس میں بری طریقے سے ملکی مفادات کو کمپرومائز کیا گیا، اور خاص طور پر بجلی کا سیکٹر تباہ کیا۔ پی ٹی سی دنیا بھر میں ایک ماڈل ادارہ تھا، آج اس کا آپ نے کیا حشر کر دیا۔ آخری منافع آپ نے 70-80 ارب روپے اس کا کمایا تھا اس کو پرائیویٹائز کرنے سے پہلے، آج کہاں کھڑا ہے وہ؟ تو اسی طرح آپ نے یہ جو آئی پی پیز کو لے کے آئے تھے، بجلی کا کیا حشر کر دیا آپ نے؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اس بجلی کی قیمت کے ساتھ کون انڈسٹری لگائے گا یہاں پہ؟ بلکہ بہت سارے انڈسٹریلسٹ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جنہوں نے انڈسٹری کا بند کر کے تو پراپرٹی کا کام شروع کر دیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ معاہدے اور چیزیں ہونا ایک بات ہے، چیزیں تو ہیں ہمارے پاس، بے شمار ہمارے پاس ذخائر ہیں، مگر کیا معاہدے کرنے والے اگر کمپرومائز ہوں گے تو پھر ظاہر ہے معاہدے بھی کمپرومائز ہوں گے۔ اچھا قاضی صاحب، میں تھوڑا سا اختلاف کرنے کا حق دیں۔ سر آپ نے کہا کہ یہی لوگ تھے جو پہلے تھے اور یہی لوگ ہیں جو اب ہیں۔ ماضی میں جو لوگ جاتے رہے وہ اپنے ایف ایم کو ساتھ لے کے جاتے رہے، یعنی فارن منسٹر کو۔ اس بار اگر گئے ہیں تو ایف ایم ہی ساتھ گئے ہیں، لیکن فارن منسٹر نہیں، فیلڈ مارشل ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلی ملاقات انہی کی تھی جو 1 to 1 تھی، یہ دوسری ملاقات ہے جس میں وزیر اعظم ساتھ موجود ہیں۔ تو یہاں سے کچھ بہتری کے امکانات نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہی کہوں گا کہ ابھی ہم یہ، اگر آپ کا اشارہ ایس آئی ایف سی کی طرف ہے تو اس کی اچھی باتیں میں کم از کم ایک ہے کہ کم از کم ڈالر کو اور مزید نیچے آنا چاہیے۔ پاکستان میں ڈالر اب بھی اوور ویلیوڈ ہے، لیکن کم از کم ایس آئی ایف سی کی انٹرونشن سے یا اس پلیٹ فارم سے یہ جو ڈالر کو روک دیا گیا ہے، یہ تو 330 تک چلا گیا تھا، اب یہاں پہ رکا ہوا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک
نہ خریدتا ڈالر تو میرے خیال میں اس کی قیمت 230 تک آ جانی چاہیے تھی. تو ایک تو وہ بات ہے. لیکن بہرحال ان کی ہمرائی میں جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں, ان کی کتنی ریپرزینٹیٹو جو ہے ان کی ہے شناخت یہاں پہ, وہ بھی ہم جانتے ہیں. اور جو ماضی میں جو معاہدے ہوئے وہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہوئے. وہ تو انہوں نے تو پاکستان کا معاشی اعتبار سے برکس نکال دیا. اور یہ باقاعدہ وہ جو تھیری تھی جو اکنامک ہٹ مین والی, کیونکہ یہ اس پہ بہت سے لوگ, ڈاکٹر قیصر بنگالی ہوں, اکبر زیدی ہوں, یہ بات یہاں نیٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان نے ایٹم بم وغیرہ بنا لیا تو اب اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ معاشی طور پر اس کو جو ہے وہ اس کو گھٹنوں کے بل لے آئیں. تو یہ اس میں سارے ممد معاون ہی ایک اعتبار سے رہے جو بھی قوتیں پچھلی آتی رہی. تو اب آئندہ کیا ہوتا ہے, ماضی کا تجربہ بہت برا ہے, ہاتھ جلے ہوئے ہیں. آئندہ یہ اپرچونٹی کو ہم ایکسپلائٹ کر پائیں گے. جو لوگ ہیں ان کا ریکارڈ ماضی کا تو اچھا نہیں ہے, جو سویلین میں بات کر رہا ہوں. قاضی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہے بھارت. یعنی آپ بیرونی منظر نامے میں کسی بھی بڑے کینوس کا اگر منظر کشی کریں تو آپ کو بھارت وہاں پہ دکھائی نہیں دیتا. نریندر مودی جی آپ کو چائنا میں ایک وقت میں دکھائی دیں گے, بعد میں وہ بھی منظر سے غائب دکھائی دیتے ہیں. اب جب آپ سفارتی تنہائی کا شکار ہو جائیں, معیشت کے حوالے سے دنیا کی طاقتور حکومت جو ہے وہ آپ کے اوپر دباؤ ڈالے, تو ایسے وقت میں ہمارے پاس بیرونی سرمایہ کاری کو لانے کے لیے یا ایکسپورٹ میں کچھ بہتری کرنے کے لیے چانسز کہاں پہ ہیں؟ میں عرض کروں چانسز تو ہیں, بڑے یہاں ہمت والے ہیں لوگ ہمارے جو محنت کش ہیں, مگر یہ جو آپ کی جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ دیوار چین ہے جو کسی انویسٹمنٹ کو اندر نہیں آنے دے گی. اس سب سے پہلے جو ہے اگر یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ معاہدے میرے اور آپ کے نام پہ ہوئے نا, تو ان کو کھول سے کیوں نہیں ہے؟ صحیح. یہ اگر معاہدے کھل جائیں تو یہ بندے اندر ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے جو اسپیسیفکیشن کی چیزیں لگانی تھی یا معاہدوں میں طے کی تھی وہ لگائی نہیں. ٹھیک, اچھا, یہ مجھے یہ جو لاہور چیمبر کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بات کی کہ حضور یہ اگر آپ معاہدے کھولیں گے تو یہ پاؤں پڑ جائیں گے سارے آپ. پھر اس میں آئی ایف سی آج دیکھیں نا, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جناب اپنا وہ آپ لاہور چیمبر کے جن صاحب کی بات کر رہے ہیں میاں ابو ذر شاد کی طرف اشارہ تو نہیں سر آپ کا؟ بلا نام تو ان کا مجھے یاد, میرے ٹی وی پہ میرے شو پر ہی آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا بھائی یہ اگر آپ کھولیں گے نا تو یہ پاؤں پڑ جائیں گے. اچھا, پھر ادھر بعد میں ڈاکٹر کرام الحق سے پوچھا کہ بھائی آئی ایم ایف کو کیا تکلیف پڑی ہے کہ ہم اپنا سرکولر ڈیٹ دیں یا نہ دیں, تو پھر پتہ چلا کہ آئی ایف سی ایک ذیلی ادارہ ہے جس نے یہاں آئی پی پیز میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. صحیح. یعنی آج آئی ایم ایف نے دوبارہ کہا ہے کہ جب اپنا سرکولر ڈیٹ کلیئر کریں, جس کا ابھی ہم نے 1250 ارب جو ہے وہ لون لیا بینکوں سے, اور وہ جو ہے اب آپ کے اور میرے بجلی کے بلوں میں میں اور آپ کریں گے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس ملک کے انرجی سیکٹر کو ٹھیک کیے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور ان کو وہ 40 خاندان ہے ان کو آپ ٹچ ہی نہیں کر سکتے, دے آر انٹچیبل. ٹھیک, ان کے سامنے ریاست مجبور ہے. یعنی جو معاہدے کیے ہیں وہ عوام کے نام پہ کیے ہیں تو عوام کے سامنے پھر رکھے بھی جائیں تاکہ اس کا تدارک کیا جا سکے, کا جائزہ لیا جا سکے. بہت شکریہ سعید قاضی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, کہیں نہیں جائے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, کشمیر میں آٹے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف گزشتہ برس سے جاری عوامی تحریک جو ہے وہ بالآخر حکومت اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں ختم ہو چکی ہے. کئی ماہ تک جاری رہنے والی کشمکش اور بار بار ناکام ہونے والے مذاکرات کے بعد بالآخر موجودہ حکومت نے یہ مسئلہ کیا خوش اسلوبی سے حل کر لیا ہے کہ عوام کو ریلیف مل گیا ہو, یا پھر اپنی سیاسی بصیرت اور حکومتی سنجیدگی میں جو عملی ثبوت کی فراہمی ہے اس کو ممکن بنایا گیا ہے. یہ پیش رفت اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ حالیہ برسوں میں عوامی دباؤ کے نتیجے میں حاصل ہونے والا سب سے بڑا اور واضح ریلیف ہے. آٹے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج مئی 2023 میں راولہ کوٹ سے شروع ہوا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ دیگر اضلاع میں پھیلا. یہ تحریک ابتدائی طور پہ آٹے کی قیمتوں میں سبسڈی کی بحالی اور بجلی کے نرخ میں کمی تک محدود تھی, مگر پھر جیسے جیسے عوام کی شمولیت بڑھی یا پھر کسی کے مقاصد بڑھے تو اس کے مطالبات بھی وسعت اختیار کر گئے. عوام کی مزاحمت نے حکام کو متوجہ کیا اور بارہا مذاکرات کے باوجود مسئلہ طویل عرصے تک حل نہیں ہو سکا. اس دوران ہر ضلع میں مقامی ایکشن کمیٹیز بنی, بعد میں ان کے نمائندگان پر مشتمل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی قائم ہوئی. اس 30 رکنی کمیٹی میں تاجر, وکلاء, سول سوسائٹی, کاؤنسلرز اور طلبہ تنظیموں کے نمائندگان شامل ہوئے. کسی بڑی سیاسی شخصیت کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تاکہ تحریک کو غیر جماعتی رکھا جا سکے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے غیر جماعتی ہم نے رکھا ہے. کمیٹی نے متفقہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا جس میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی, تعلیم و صحت تک مساوی رسائی, عدالتی اصلاحات, کرپشن کے خاتمے, نوجوانوں کے لیے بلا سود قرضوں جیسے مطالبات شامل تھے.
मई ही में मुजफ्फराबाद के लाल चौक में होने वाले एक बड़े जलसे में कमेटी ने हुकूमत को खबरदार किया था कि अगर मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो अवामी तहरीक मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। इस मौके पर मंजूर होने वाला 16 निकाती चार्टर एक जामे एजेंडा था। इब्तदा पे जो 8 निकाती था, बाद में 16 निकाती हुआ और इसने हुकूमत को संजीदगी से मुज़ाकरात पे मजबूर किया। बाद में कमेटी ने एहतजाजी कॉल भी दी जिससे हालात किसी और तरफ माइल होने लगे, लेकिन इस सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामला हल करने का फैसला किया और वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम और वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी को मुज़ाकरात के लिए मुजफ्फराबाद भेजा। वफाकी वज़रा और कमेटी के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में बिलाखिर पेशरफ्त हुई और कमेटी के ज्यादातर मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए। हुकूमत ने ऐलान किया कि बिजली 3 रुपए फी यूनिट और आटा कम कीमत पर फराहम किया जाएगा। अगरचे मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने के मुतालिबे को आईनी जवाज न होने की बुनियाद पर रद्द कर दिया गया, लेकिन बाकी मामलात पे इत्तफाक राय ने कई माह से जारी बहरान को खत्म करने का इंदिया दिया। यूं अब ये कहा जा रहा है कि 1 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित एहतजाजी तहरीक बिलाखिर अवामी नुमाइंदगान और हुकूमत के दरमियान मुआहदे के बाद अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है और ये पेशरफ्त मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ी कामयाबी है, जिससे न सिर्फ अवामी मुतालिबात को तस्लीम किया गया बल्कि कशीदा सूरत हाल को पुरअमन तरीके से हल करने की मिसाल भी कायम हुई। इस फैसले ने वाज़ेह किया कि अगर अवामी मसाइल को संजीदगी से सुना जाए, मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए तो बड़े से बड़े बहरान भी हल किए जा सकते हैं। इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब ने। वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर देखा जाए तो मौजूदा मंजरनामे में आटे और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू हुई थी। कहा जा रहा है कि उसने साबित किया है कि बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी ही सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद है। क्या हम इससे ये नतीजा अखज़ कर लें कि कश्मीर में अवामी सियासत अब रोज़मर्रा के मसाइल के गिर्द मरकूज होती जा रही है? देखिए, जो आपने सवाल फरमाया है ये पार्शली तो इसकी मैं आपके सवाल से इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन अगर इसको टोटलिटी में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। जो आज़ाद कश्मीर का सियासी निज़ाम है, वो बुनियादी तौर पर जो यहाँ जितना भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, उसकी अवलीन जो जिम्मेदारी है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को ज़िंदा रखना और उसको मंतकी इंजाम तहरीक इलाके जो पाकिस्तान की मंजिल है उसको हासिल करना है। और साथ ही जो इसकी प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है गुड गवर्नेंस, और जो ये खिता है 4500 मरबा मील का, इस पे जो गवर्नेंस के लिए बेहतरीन इक़दाम हैं जो यहाँ पे अवाम हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो उठाना। तो इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि अगर आपने इंतखाबी सियासत करनी है तो लोकल मसाइल जो हैं, और ये जो जिसकी बात जिस तरफ आप तो जो दिला रहे हैं सस्ती बिजली या सस्ता आटा, ये तो दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, चंद शायद जो सोशल वेलफेयर स्टेट्स हैं उनको छोड़ के, ये तो बयानिया सबके लिए ही उतना ही मकबूल है। हर जो शख्स ज़ी रूह है उसको ये 2 ज़रूरियात तो जो हैं वो चाहिए, लेकिन ये मामला तो अब हल हो चुका है, बात इससे आगे चली गई है। और आज जो आप देख रहे हैं कि जो डेडलॉक है, जो मैं इसको डेडलॉक तो नहीं कहता, जो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, वो 2 बुनियादों पर थे। एक तो तहरीक आज़ादी कश्मीर की जो बुनियाद है, महाजरीन जम्मू कश्मीर की सिंबॉलिक नशिस्तें जो हैं वो उनका खात्मा। तो मैं समझता हूँ ये वो बयानिया है कि जो तो किसी दुश्मन मुल्क का बयानिया हो सकता है। आज़ाद कश्मीर में कोई मुहब्बे वतन शख्स जो है वो इस बयानिए के ऊपर कोई गुफ्तगू शायद करना पसंद ना करे। महाजरीन नशिस्तों पर जब गुफ्तगू की गई तो जो अवामी एक्शन कमेटी के दोस्त थे उन्होंने ये कहा कि जी हमें जो इन महाजरीन हल्कों में फ़ंड्स इस्तेमाल होते हैं उन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरे 32 अरब के बजट में तकरीबन 8-10 करोड़ रुपया है जो इन 15 करोड़ रुपये इन महाजरीन सीटों पर जो डेवलपमेंट फ़ंड दिए जाते हैं। तो उसके लिए भी उन्हें कहा गया कि जी आप इन फंड्स को जो तीसरी नस्ल से अपने आबा अजदाद की कुर्बानियों के साथ जिन्होंने माल जान इज़्ज़त आबरू सब कुछ जो है गनवा के मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को जोड़ा है, आज उनकी तीसरी नस्ल को आप अगर इस रायदही के हक से महरूम कर देंगे तो ये तो कोई मुल्क दुश्मन एजेंडा हो सकता है। इसका 15-20 करोड़ की शफाफियत से कोई वास्ता नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने जो 35A का खात्मा जब किया तो उन्होंने 6.5 मिलियन जो थे गैर रियासती लोग वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबाद कर दिए, और जो आज़ाद कश्मीर की सिंबॉलिक नशिस्तें हैं जो उनकी कठपुतली असम्बली में उसका उन्होंने उस पर इजाफा कर दिया। तो ये जो बयानिया है इसका आज़ाद के जम्मू कश्मीर की आम आवाम की फलाह से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इसमें एक मुतालबा ये भी था कि जी वो कस्टम जो नॉन कस्टम गाड़ियाँ वो भी चलाने की इजाज़त दी जाए। फिर जो 5 KVA था वो जो इनके साथ दोस्त जो कमर्शली जो करोड़पति लोग हैं जो मुख्तलिफ जो शोबाजात से ताल्लुक़ रखते हैं, चूँकि वो सारे कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, उनको भी रिलीफ दी जाए।
تو یہ سارے ایسے کوئی پیچیدہ سے گفتگو تھی، لیکن ڈیڈ لاک اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اگر مزید معاشی دباؤ بھی پڑتا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں مجھے حکومت پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ دونوں فیڈرل منسٹرز نے جو انہوں نے ٹنلز کی گفتگو کی، ایئرپورٹ کی گفتگو کی، جو ایکسپریس وے تھے کشمیر ایکسپریس وے، وہ 25 ارب کا وہ منصوبہ ہے، جو 5-6 ٹنلز ہیں 500-600 ارب ان پہ چاہیے، جو اسی طرح ایئرپورٹ کا منصوبہ ہے وہ بھی ارب روپے کا ہے. تو ان سب پہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو یقین دہانی کرائی. اگر آزاد کشمیر کی عام عوام کی فلاح و بہبود کی بات ہے تو بقول ان کے اپنے 91% مسئلے تو حل ہو چکے ہیں. ایک چیز سر سمجھائیے گا، تحریک کے مطالبات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ہم نے بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں اور پھر ایک 16 نکاتی چارٹر کی وہ شکل اختیار کر گئے. کیا یہ جو وسعت ہے یہ عوامی شعور اور مسائل کی وجہ سے ہے، اس کی عکاسی کرتی ہے، یہ قیادت کی جانب سے تحریک کو وسیع تر ایجنڈے کی طرف لے جانے کی ایک شعوری کوشش ہے؟ بڑا آپ کا معصوم سا سوال ہے. یہ 16 نکاتی نہیں ہے، اب یہ 38 نکاتی ہو گیا، اور امید ہے کہ اگلے 6 ماہ میں یہ 138 نکاتی بھی ہو سکتا ہے. جواب آپ نے خود دے دیا ہے کہ اگر تو یہ عوامی فلاح و بہبود کا ایجنڈا ہے تو اسے یہاں رک جانا چاہیے، انہیں بطور جماعت رجسٹر ہونا چاہیے. آئندہ عام انتخابات جو 7-8 ماہ 9 ماہ بعد ہونے ہیں اس میں ان کو حصہ لینا چاہیے. اگر ان کا نیریٹو اتنا پاپولر ہے جتنا یہ کہتے ہیں، جبر اور خوف اور دہشت اور ڈنڈے کی بنیاد پر اگر وہ اس کا نفاذ نہیں کرنا چاہتے، جمہوری عمل کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، انتخاب لڑیں، 2/3 اکثریت لے کے آئیں اور وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کو اپنے جماعتی منشور کا حصہ بنائیں، اور آ کے آزاد جموں کشمیر اسمبلی سے اپنی اکثریت ثابت کرتے ہوئے آزاد جموں کشمیر کی حکومت حاصل کریں اور پھر اس کا نفاذ عمل میں لائیں. انہیں کون روکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. ٹھیک، بہت شکریہ. چودھری انوار الحق صاحب اس میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مطالبات ہیں، یہ مطالبات اگر تو عوامی ہیں تو پھر مطالبات وہی ہونے چاہیے تھے جو آغاز کے اوپر بنیاد پہ تھے. اب اگر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور 16 سے یہ 38 تک پہنچ چکے ہیں تو پھر سیاسی طور پہ انہیں میدان میں آ جانا چاہیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.